आलू को प्रोसेस करके और उसमें से फ्रेंच फ्राइज़ जैसे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, आलू टिक्की, बर्गर पैटीज़ और इस तरह के विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स बना के और ना सिर्फ देश में बल्कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोगों ने पहले साल 10,000 टन आलू प्रोसेस किया था और ये 10वां साल है जहां हम 3,50,000 टन आलू प्रोसेस कर रहे हैं। हमने क्या किया है, एक मोबाइल ऐप भी बनाया है फार्मर्स के लिए जिसको हम लोग फार्मोजी बोलते हैं। 7,000 से ज़्यादा किसानों के साथ एग्रीमेंट किया है। करीब 30,000 एकड़ में कंपनी का आलू लगा है। जिस तरह से हमने हमारी कंपनी ने आलू में जो काम किया है वैसे ही बहुत सारे और फल सब्जियां हैं जिसमें अच्छा काम किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग हाइफन फूड जो कंपनी है उसके जो एमडी हैं, ग्रुप सीईओ हैं हरेश जी, उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी कंपनी किस तरह से फार्मर्स जो पोटैटो फार्मर्स होते हैं उनके साथ मिलके काम करती है, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो या फिर जो टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसके फार्मिंग में नई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो या नॉलेज ट्रांसफ़र की बात हो। तो हमारे साथ हरेश जी हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से फार्मर्स की जो इनकम है उसके स्टेबिलिटी के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके ग्रोथ के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। सर, स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। खूब खूब धन्यवाद। सर, पहले तो हमें यही बताएं कि आप लोग कब से हाइफन स्टार्ट किए और हाइफन में किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग डायरेक्ट फार्मर से ऑन ग्राउंड जाके आप लोगों की टीम जाके वहाँ से परचेज करती है, तो उसके बारे में हमें बताएं ताकि हम लोगों को भी समझ में आए कि किस तरह से आपकी कंपनी काम करती है। तो हम लोगों ने हाइफन में शुरुआत की थी 2015 से और हम लोगों का जो मुख्य काम है वो ये है कि हम आलू को प्रोसेस करके और उसमें से फ्रेंच फ्राइज़ जैसे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, आलू टिक्की, बर्गर पैटीज़ और इस तरह के विविध प्रकार के प्रोडक्ट्स बना के और ना सिर्फ देश में बल्कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हमने शुरुआत की उसके बाद हमने काफ़ी ग्रोथ किया है, काफ़ी टाइम पे अलग अलग एक्सपेंशन करके जैसा कि मैं बताऊं तो शुरुआत में हम लोगों ने पहले साल 10,000 टन आलू प्रोसेस किया था और ये 10वां साल है जहां हम 3,50,000 टन आलू प्रोसेस कर रहे हैं। पहले साल हमारे साथ 200 किसान जुड़े थे और अब 7,000 से ऊपर किसान जुड़ चुके हैं। अच्छा, जैसे जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि काफ़ी सारी किसानों के बीच में भ्रांतियां भी होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी कंपनी से करें कि नहीं करें, तो जो एक ट्रस्ट बिल्डअप की बात होती है फार्मर्स और जो कंपनी है उसके बीच में, तो आप लोग किस तरह से डेवलप करते हैं? तो प्रोसेसिंग प्लांट में जो हमारे आलू की रिक्वायरमेंट रहती है उसकी खरीदी के लिए हम लोग किसानों के साथ एक अग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग करते हैं जिसमें हम उनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वो उपलब्ध करवाते हैं। सीड के लिए भी हमारा कंपनी का अपना सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम है जो कि हम पंजाब और हरियाणा में करते हैं। फिर वही सीड जो है यहाँ पर गुजरात के किसानों को हम देते हैं और अब तो हम मध्य प्रदेश में भी काम शुरू कर चुके हैं, वहाँ पर भी अग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं। तो उसमें सीड की अच्छी गुणवत्ता वाला सीड जो हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद उनको काफ़ी सारा मैं बोलूँगा एग्रोनॉमी सपोर्ट देते हैं, जिसमें कैसे हमारा जो फील्ड ऑफिसर है वो रेगुलरली फार्म पे विजिट करता है और फार्मर्स को गाइडेंस देता है कि कैसे उसका जो उत्पादन है वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी का हो और अच्छे से अच्छा उत्पादन उसे मिले। तो इसके चलते हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि जो फार्मर्स की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी क्वालिटी की हो, और साथ ही साथ जब हम फार्मर्स के साथ ये अग्रीमेंट करते हैं, जब हम उनको सीड सप्लाई करते हैं तो बायबैक रेट हमारा पहले से ही तय होता है और ये जो प्राइस हम तय करते हैं उसका मॉडल हमारा ये है कि जो किसान के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके उपरांत उसको अच्छे से अच्छी इनकम हो, तभी वो किसान हमारे साथ जुड़ा रहेगा और तभी उसके लिए, क्योंकि ये उनके लिए सुनिश्चित इनकम है और कहीं भी मार्केट की जो तेज़ी मंदी से इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर करीब 40 से 50% उन लोगों को इनकम ज़रूर होती है। तो ये हमारा अग्रीमेंट बेस्ड फार्मिंग का मॉडल है जी। और उसके बाद जो भी वहाँ से आता है, जैसे आप लोगों के ऐप भी हैं जिसमें किसानों के एग्रोनॉमी सपोर्ट दिया जाता है, तो ऑन ग्राउंड कितना चैलेंज होता है कि किसी भी किसान को समझाना और उसको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए उसे मनाना?
तो हम लोग जब किसानों के साथ काम करते हैं तो डायरेक्टली काम करते हैं, और जैसे जैसे किसानों की संख्या भी बड़ी है, जैसे कंपनी की प्रोडक्शन वॉल्यूम्स बड़े हैं, और उसी तरह से हमने एग्रो टीम को जो है, एग्री टीम जो हमारी है उसको भी काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। करीब 200 लोग हमारी एग्री टीम में हैं। तो वो लोग डायरेक्ट किसानों से इंटरेक्ट करते हैं और उनको कंपनी के द्वारा प्रस्तावित जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है कि कैसे सही तरीके से करना है खेती, और जो शेड्यूल्स हैं इरिगेशन का, फर्टिलाइज़र का, उसके डोसेजेस वगैरह, वो सारा हम रिकमेंड करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे किसान जुड़े हैं और इतनी सारी संख्या में, इतनी सारी मात्रा में जो हम आलू का प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले 4 साल से हम लोग काफ़ी हद तक इसको डिजिटल कर चुके हैं। तो 4 साल पहले हमने इसको शुरू किया, और अब तो सारे हमारे जो फार्मर्स हैं, हमने क्या किया है, एक मोबाइल ऐप भी बनाया है फार्मर्स के लिए, जिसको हम लोग फार्मोजी बोलते हैं। और इस फार्मोजी ऐप के द्वारा सारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं कि जो कंपनी का जो पूरा एग्रो सप्लाई चेन है वो पूरा इस टेक सोल्यूशन के द्वारा होता है। चाहे वो फार्मर जब हमारे पास सीड बुक कराता है से लेकर जो सीड की डिलीवरी हम लोग करते हैं, उसके बाद जो भी गाइडेंस हम लोगों को फार्मर को प्रोवाइड करनी है, यदि उनके कोई प्रश्न है, उनका जवाब देना है, वो सारा हम इस ऐप के माध्यम से करते हैं। जब हम आलू खरीदते हैं, वो भी हम हार्वेस्ट के टाइम पर एक्स फार्म हमारा प्राइस रहता है, तो सारा जो खर्च है ट्रांसपोर्टेशन का, बैग का और कोल्ड स्टोरेज का, वो सारा कंपनी बेयर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसी ऐप के द्वारा हम लोग करते हैं। अब इस ऐप के आने से और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं फार्मर्स के लिए। बहुत सारा एक ट्रांसपेरेंसी हो जाता है पूरा सिस्टम। ऊपर से जैसा कि आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर में भी नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब इंडिया का जो फार्मर है वो यूरोप और यूएस के फार्मर्स के कंपैरिजन में एक छोटा फार्मर है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को वो शायद अफोर्ड ना कर पाए। उसके चलते हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम अपने ऐप में इंटीग्रेट करके और सारे फार्मर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्रिसिशन एग्रीकल्चर आजकल बहुत चल रहा है कि पहले जो है अनुमान के बेस पे किसान खेती करता था, कि अनुमान, जैसे कि एक उदाहरण मैं दूं तो कितना हमें इरिगेशन करना है, तो वो अनुमान के बेस पे होता था। आजकल ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, जिसमें आपको कितनी मात्रा में इरिगेशन देना है वो आपको जो सॉइल के अंदर सेंसर हम लोग लगाते हैं उसके द्वारा आपको पता लगता है, और उस तरह से जितनी मात्रा में पानी की ज़रूरत है उतना देने से, अब इससे क्या होता है, पानी की तो बचत हो रही है, लेकिन साथ साथ में फर्टिलाइज़र की भी बचत होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा फर्टिलाइज़र। सो इस तरह से प्रिसिशन एग्रीकल्चर में भी काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, उसको इस ऐप के द्वारा हम समावेश कर पा रहे हैं। और ये ऐप प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है? हाँ, ये ऐप जो है फार्मर्स डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है उनको गाइडेंस भी देते हैं। कुछ फार्मर्स जो है, जो कुछ किसान खुद ऐसे ऐप को नहीं चला पाते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो एग्री ऑफिसर है वो भी किसान को किस तरह से इस ऐप के अंदर उसका जो डेटा है वो भरना है, वो सारा सिखाता है। सर, आप लोग किसानों को जागरूक करने के लिए क्या कोई पाठशाला वगैरह भी चलाते हैं, जिससे समय समय पर किसानों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं और अवेयर किया जाए? तो हम लोग शुरू से ही लेके किसानों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं। अब इन वर्कशॉप्स में हर समय ऐसा होता है 300-400 किसान जो है वो इन वर्कशॉप्स में आते हैं, और किस तरह से जो खेती का जो हमारा प्रोग्राम है, बेसिकली हमारा जो एग्रोनॉमी सपोर्ट है, वो उसमें कैसी प्रोसीजर्स करने चाहिए, वो सारा हमको गाइडेंस देते हैं। अब पिछले 3 सालों से हमने इसी को एक पाठशाला का रूप दिया है, जिसको हम बोलते हैं हाई फार्म पाठशाला। अब पाठशाला क्या है कि हम लोगों ने किसानों को अपने साथ इसमें जोड़ा है। जैसे पिछले साल हमारे साथ 17 किसान थे, तो 17 पॉकेट्स में हमने ये पाठशाला चलाया था। तो ये जो 17 किसान हैं, उन्होंने अपना जो इन्वॉल्वमेंट है पूरा रखा, और जैसा कंपनी का गाइडेंस है उस तरह से सारा एग्रीकल्चर का जो उसी तरह से सारा एग्रोनॉमी किया, और उन्होंने अपने जो फार्म्स हैं वो एक डेमो फार्म की तरह भी उपलब्ध किए, और उनमें जो है जो भी कंपनी के द्वारा सजेशंस है, जो प्रोसीजर्स हैं, उसके द्वारा हम लोग का कोशिश ये है कि कैसे किसान के लिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो कम हो और उसका उत्पादन बढ़े। तो ये जो डेमो फार्म्स है, यहाँ पर उस एरिया के और भी जो फार्मर्स है उनको भी इनवाइट किया जाता है। तो सिर्फ ना कि वो किसान, बल्कि लेकिन उस एरिया के और 300-400 फार्मर्स हर सेशन में अटेंड करते हैं। और इस सीज़न में हमने यही 17 की संख्या को बढ़ा के 33 किया है। सो 33 पॉकेट्स में हम लोगों ने ये पाठशाला मुहिम चलाई है। सर, जैसे जो आप लोग पाठशालाएं चलाते हैं, तो अगर हम बात करें कि आप
कितने फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं लगभग, और उनसे कितना इस समय अगर बात करें कि कितना उत्पादन आप लोग ले रहे हैं? तो अभी कंपनी की जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो करीब 3,50,000 टन आलू की है, और 3,50,000 आलू खरीद करने के लिए हम लोगों ने इस बार 7,000 से ज़्यादा किसानों के साथ अग्रीमेंट किया है, और करीब 30,000 एकड़ में कंपनी का आलू लगा है। जी। और इससे जो प्रोडक्ट जैसे बनाते हैं, तो आलू तो एक सीजनली क्रॉप है कि एक सीजन में होता है, तो फिर आप लोग स्टोरेज वगैरह भी करते होंगे? हाँ, तो आलू का जो मेन हार्वेस्ट सीज़न है वो फरवरी और मार्च है। तो इस दौरान हम लोग आलू भारी संख्या में जो उत्पादन होता है उसको हम फार्म से ही खरीद कर और कोल्ड स्टोर में हम स्टोर कर लेते हैं, और फिर अप्रैल महीने से और दिसंबर तक जो आलू है हमारी फैक्ट्री में कोल्ड स्टोरेज से आता है। सो ये जो कोल्ड स्टोरेज की भी सारी जिम्मेदारी जो है वो कंपनी उठाती है। हम लोग फरवरी मार्च में हार्वेस्ट के टाइम पे ही खरीद लेते हैं आलू। जी। और अगर हम बात करें कि अभी आप लोग किन किन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं, और उसके बाद सर हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में आप लोगों का क्या प्लान है? अच्छा, तो आलू का उत्पादन जैसा आप जानते हैं कि भारत में खूब होता है, और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ आलू का उत्पादन होता है। अब हम लोग प्रोसेसिंग वैरायटी का जो आलू है वो अब तक जो है वो गुजरात सबसे पहले डेवलप हुआ है, और गुजरात के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी फेवरेबल है। तो प्रोसेसिंग वैरायटी में जो हमें पैरामीटर्स चाहिए रहते हैं वो गुजरात के आलू में हम लोग उपलब्ध करवा पाते हैं। तो गुजरात में तो काफ़ी हद तक काम हुआ है। गुजरात का जो आलू का प्रोडक्शन है करीब मैं मानता हूँ 60% प्रोसेसिंग की तरफ हो गया है। अब आगे चल के जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए हम लोग मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ पॉकेट्स में काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हम लोग पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, और अभी जो कंपनी का जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका करीब 10% मध्य प्रदेश से हम लोग ले रहे हैं। पिछले साल से यही हमने उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत की है। तो इस तरह से जो आगे के ग्रोथ प्लान्स है, अभी भी एक नया फैक्ट्री हम लोग लगा रहे हैं। तो ये जो 3,50,000 टन मैंने आपको बताया उसकी जगह 7 लाख टन का जो प्रोसेसिंग क्षमता हो जाएगी। और इसके बाद का जो हमारा एक्सपेंशन प्लान है वो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। जी। अच्छा सर, जैसे आप बताए कि अभी मध्य प्रदेश में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले समय में हर स्टेट में आप लोग इसको बढ़ाएं, और ये हमारे किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा जो उन्हें ट्रस्ट बिल्डअप होता है उसके बाद उन्हें एक अच्छी कीमत मिलती है। सर मेरा एक सवाल और है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फूड प्रोसेसिंग की बिजनेस में, कहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या चैलेंजेस हैं? अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें, वो चाहे हाइजीन मेंटेन की हो या फार्मर से टेस्ट बिल्डअप की हो, तो उसके बारे में भी हमें बताएं। फूड प्रोसेसिंग में जो सबसे ज़रूरी है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके लिए ना सिर्फ अच्छा रॉ मटेरियल जो कि आलू है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बल्कि जब हम इस आलू को प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो प्लांट है वहाँ पर किस तरह की कंडीशंस हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन होता है, और कैसे फूड सेफ्टी नॉर्म्स को हम सुनिश्चित करते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूमर्स के लिए अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का मिले उन्हें, तो तभी जाके उनका जो है प्रेफरेंस होगा इस तरह के कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में जाने में। जी। सर अगर मैं कंपनी के टर्नओवर की बात करूं कि फाइनेंशियल ईयर में कितना लगभग टर्नओवर कर लेती है, क्योंकि लगभग 10 साल की कंपनी, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में जब हमने शुरू किया था तो पहले साल करीब 50 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, खास करके हमने एक्सपोर्ट्स के मार्केट ओपन किए, तो उसके चलते हमारा अच्छा ग्रोथ हुआ है। 7वें साल में हमने 1000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया, और ये 10वां साल चल रहा है, तो करीब 1500 करोड़ की सेल्स हम लोग देख रहे हैं इस साल। तो सर क्या फ्यूचर में आप लोग IPO वगैरह भी लेके आने वाले हैं? तो जिस तरह से इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, जिस तरह से ग्रोथ है, जो प्लान्स है हमारे, तो इसकी जो कंजम्पशन है इन प्रोडक्ट्स की, ना सिर्फ भारत में बल्कि बहुत सारे और देशों में हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इतना सारा आलू यहाँ पर उपलब्ध है। आलू का प्रोडक्शन खूब होता है इंडिया में। इंडिया जो है विश्व भर में दूसरे नंबर पे है आलू के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पर काफ़ी सारा आलू उपलब्ध है, तो हम अधिक से अधिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे ऐसा हमें नज़र आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ाएं। तो जो हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में भी काफ़ी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इसी तरह से आगे हमारा जो है ग्रोथ प्लान्स के लिए IPO लाने का भी जो है आयोजन चल रहा है। 2028 में हम लोगों का प्लान है कि हम IPO लेकर आएंगे। जी।
अच्छा सर, चलते चलते जो हमारे युवा हैं, यूथ है जो, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में हो या फिर फार्मिंग से रिलेटेड हो, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जिस तरह से फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड सिक्योरिटी के लिए फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कि भारत में जो है काफ़ी हमारा जो निर्भरता है वो फार्मिंग के ऊपर है, और उसी के चलते बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, खास करके मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूँगा, बहुत सारी चीज़ों में भारत का जो प्रोडक्शन है वो या तो नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे है। तो इतनी भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर वेस्टेज वगैरह भी काफ़ी है। इस वजह से जो है वो किसान को भी उसका जो है पूरा बेनिफिट नहीं हो पाता है, और कस्टमर के लिए भी कई बार जो है, कंज्यूमर के लिए भी कई बार जो है कॉस्ट ऊपर चला जाता है। तो ज़रूरत है भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग हो। तो उसके लिए क्योंकि इतना सारा उत्पादन है, तो बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां हैं जिसके अंदर में वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। और जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, हमारे देश का भी ग्रोथ हो रहा है, उसी तरह से हमारे पास क्षमता है, इतना प्रोडक्शन हो रहा है इधर, तो हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यही है कि जिस तरह से हमारी कंपनी ने आलू में जो काम किया है, वैसे ही बहुत सारे और फल सब्जियां हैं जिसमें अच्छा काम किया जा सकता है। आप लोग फार्मर्स के लिए और क्या कुछ नया लाने वाले हैं, कुछ फार्मर्स के लिए नया करने वाले हैं, जिससे जो फार्मर्स की इनकम है वो और बढ़े और आप लोगों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जुड़ें? फार्मर्स की इनकम के लिए, इनकम को बढ़ाने का जो ज़रिया है, हम लोग उनको अच्छे से अच्छा प्राइस तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ में ये भी करना चाहते हैं सुनिश्चित कि उनकी जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कैसे बढ़े। तो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका फार्मर उपयोग कर पाए, और उनके खेत में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ताकि उनको अच्छे से अच्छी इनकम प्रोवाइड हो पाए। जी, तो ये हमारे साथ हाइफन फूड के एमडी और ग्रुप सीईओ थे हरेश जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोगों को भी लगी कि ये लोग डायरेक्ट फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके और अपने यहाँ फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करके पोटैटो पे, और देश भर में ही नहीं विदेशों में भी उसको सेल करते हैं। और ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ है कि मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन में भी जा रहा है। सर अब सो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बोल सकते हैं इसको। जी सर, आप हम लोगों के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी है, खासकर से फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में, जहाँ पे आज भी काफ़ी सारा स्कोप है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। ठीक। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।